हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पेपर स्टडी डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग में। और इस क्लास में हम जो एसएससी जीडी 2021 के एग्ज़ाम हुए थे उनमें जो 15 दिसंबर यानी कि सबसे लास्ट वाले दिन जो पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम था उससे स्टार्ट कर रहे हैं। सही है। और उसमें जो मतलब जीएस का जो पोर्शन है वो मैं इसमें कवर कराने वाला हूँ। और इसमें पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। तो अलाउद्दीन खिलजी, पहले अलाउद्दीन खिलजी कौन था? तो एक दिल्ली सल्तनत का नाम आपने सुना होगा। दिल्ली सल्तनत जिसकी स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी कौन था? तो मोहम्मद गौरी अफ़गान के गौर प्रदेश का जो है शासक था और वहीं से वो गौर वंश का शासक था। और उसने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किया था और उसने भारत में कई शासकों को हराया और भारत के कई क्षेत्रों को जीता, जिसमें से 1191-92 में उसने तराइन के युद्ध में, यानी कि 1191 में तो वो हार गया पृथ्वीराज चौहान से और 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। तो उसके बाद जब 1206 में मोहम्मद गौरी की हत्या या मृत्यु हो गई तो 1206 में दिल्ली सल्तनत का पहला जो शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक बना। और कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था? तो वो गुलाम वंश का था। और गुलाम वंश के शासन के बाद जो है अगला जो वंश आया वो था खिलजी वंश। और खिलजी वंश की स्थापना करी थी जलालुद्दीन खिलजी ने। और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके कौन शासक बन गया? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि यहाँ पे पूछे गए हैं, जिसने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिष्त की रचना की थी या लिखी थी। तो वो कौन थे? अमीर खुसरो। ठीक है। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के 8 शासकों का जो है शासन देखा था। और अमीर खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि जो है दी गई थी। और अमीर खुसरो ने ही कव्वाली का आविष्कार किया था। और अमीर खुसरो ने ही सितार जो एक वादक यंत्र होता है उसका इस्तेमाल किया था। और सितार वाद्य यंत्र जो है उसको बजाने वाले दो प्रसिद्ध जो कलाकार हैं, एक तो उनमें उमा शंकर हैं और एक रविशंकर हैं। ठीक है। चलिए अगला और देखते हैं, ये हरिसेन। देखिए हरिसेन कौन था? तो हरिसेन था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। और हरिसेन ने ही प्रयाग में लिखवाई थी प्रयाग प्रशस्ति, जो समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखी गई थी। चंद्रबरदाई था पृथ्वीराज रासो का लेखक। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि कौन थे? तो वो थे चंद्रबरदाई। चलिएगा अगला प्रश्न, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार 2018 में भारत को अन्य देशों के बीच किस स्थान पर रखा गया था, जो 2014 में 54वें स्थान पर था? तो ये कौन सा स्थान पर रखा गया था? 44वें स्थान पर। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक यानी भारतीय व्यापार में जो परिवहन प्रणाली है उस वो कितनी सुलभ है उसके लिए ये सूचकांक बनाया जाता है। और उसमें भारत का स्थान क्या रहा था 2018 में? तो वो रहा था 44वां। महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है महाद्वीपीय ताप। महासागरीय गर्त की बात करें, मान लीजिएगा ये कोई महासागर है और इसमें कोई गर्त हो ऐसे, तो उसे क्या कहते हैं आप? महासागरीय गर्त। गहरा समुद्री मैदान, कोई समुद्र है और उसके ऊपर एक प्लेन संरचना है तो उसे गहरा समुद्री मैदान कहेंगे। महाद्वीपीय ढाल, जो महाद्वीप की तरफ से समुद्र की ओर एक ढाल होता है उसे महाद्वीपीय ढाल कहा जाता है। विश्व में कितने महाद्वीप हैं? तो विश्व में 7 महाद्वीप हैं और 8वां जो है अभी वो अधिसूचित नहीं हुआ है, खोजा जा चुका है। ठीक है। और विश्व में कितने महासागर हैं? तो विश्व में 5 महासागर जो है स्थित हैं। चलिएगा 2019-20 में आई लीग ट्रॉफी किसको प्रदान की गई थी? तो ये प्रदान की गई थी मोहन बागान क्लब को। मोहन बागान क्लब जो है उसका संबंध किससे है? तो मोहन बागान क्लब का संबंध है फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। और फुटबॉल जो मोहन बागान है फुटबॉल का क्लब वो किस राज्य का है? तो वो है पश्चिम बंगाल का।
और फुटबॉल से ही और ट्रॉफ़ी हैं, जैसे संतोष ट्रॉफ़ी है, डूरंड ट्रॉफ़ी है, कोपा अमेरिका है और यूरो कप है और फीफा वर्ल्ड कप। ये सब किसके हैं? ये हैं फुटबॉल के। चलिए अगला प्रश्न, किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहा जाता है जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि किसी देश की सीमा में जो भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उनका जो अंतिम मूल्य होगा उसको क्या कहते हैं आप लोग? जीडीपी। इसमें भारत के नागरिक और विदेशी नागरिक जो भी रह रहे हैं भारत में, कोई उत्पादन कर रहे हैं, कोई सेवा दे रहे हैं, उनकी सभी के अंतिम मूल्य को जोड़ा जाता है। बात करें यहाँ जीएसटी की, तो जीएसटी क्या है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ था, और इसे लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? असम। और अंतिम राज्य कौन था? जम्मू कश्मीर। जीएसटी परिषद की बात करें तो जीएसटी परिषद को 279 अनुच्छेद ए, सही है, यानी कि 279 ए में रखा गया है। और जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं वित्त मंत्री, यानी कि पदेन वित्त मंत्री जो भी होंगे वो जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होंगे। जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन था? तो 101वां संविधान संशोधन और 122वां संविधान संशोधन विधेयक जीएसटी के लिए लाया गया था। जीएसटी का कॉन्सेप्ट लिया था भारत वालों ने फ्रांस से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए ये छोड़ते हैं। अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य के 2 तटीय गांवों को आपदा का सामना करने के लिए उनकी समग्र तैयारियों के लिए यूनेस्को के अंदर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग द्वारा सुनामी के लिए तैयार घोषित किया गया है? तो ये किया गया है ओडिशा को। ओडिशा का जो तट है वहाँ पर सुनामी चक्रवात बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो अब वहाँ के 2 गांव ऐसे हैं जो आपदा का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, सही है। और ये किसने घोषित किया है? ये किया है यूनेस्को ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खेल निशानेबाज ने 2019 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये जीता था सौरभ चौधरी ने। सौरभ चौधरी कहाँ के हैं? सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं, सही है। चलिए अगला प्रश्न, भारत के संविधान का अनुच्छेद, यानी कि अनुच्छेद 44, सही है, अनुच्छेद 44 यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, ठीक है। और भारत अभी इस प्रयास को कर भी रहा है, परंतु अभी पूरे देश में समान नागरिक संहिता जो है वो लागू नहीं की गई है। अभी एकमात्र गोवा ऐसा राज्य है जहाँ पर समान समान सिविल संहिता जो है वो लागू की जा चुकी है। अनुच्छेद 49 है जो विश्व धरोहर हैं, राष्ट्रीय धरोहर हैं, उनकी रक्षा करने का दायित्व देता है। अनुच्छेद 40 जो है पंचायतों का गठन है। और अनुच्छेद 42 प्रसूति का अधिकार है, यानी कि कार्य उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जिसके लायक वो होगा। ऐसा नहीं है कि कमज़ोर व्यक्ति को हम ज़्यादा हार्ड वर्क जो है दे देंगे। अगला प्रश्न, राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है? राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम है विटामिन B2। राइबोफ्लोविन का दूसरा नाम क्या है? विटामिन B2। विटामिन B1 का क्या नाम होता है? तो विटामिन B1 का नाम होता है थायमिन। और विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लोविन। विटामिन C का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन A का नाम होता है रेटिनॉल। और विटामिन D का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न है, 2020 में मानवता के लिए गुल्बेनकियन पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया था? तो ये किसने प्राप्त किया था? ये किया था ग्रेटा थनबर्ग ने। और ग्रेटा थनबर्ग कौन है? तो ग्रेटा थनबर्ग पर्यावरणविद हैं, यानी कि ये पर्यावरण के संरक्षण के बारे में बोलती हैं। और ये कहाँ की हैं? तो ये हैं स्वीडन की, ठीक है। अगला प्रश्न, अधिकांश भारतीय घरों में सुरक्षित पेयजल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? उबालने वाली विधि। यानी अधिकांश जो भारतीय घर हैं उसमें शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए पहले जल को उबाला जाता है और उसके बाद उसे ठंडा कर लिया जाता है। इससे जल का जो है शुद्ध हमें जल प्राप्त होता है। संग्रहण का मतलब होता है किसी वस्तु को संग्रहित यानी इकट्ठा करके रखना। पुनर्चक्रण का मतलब होता है, ये मान लीजिए कि जल है, धरती पर जल है और वो वाष्पीकृत होकर आसमान की तरफ जाएगा और वहाँ बादल बनेंगे। और जो जल है वो संघनित होकर तो पुनः वर्षा करा देगा और फिर से कहाँ पे आ जाएगा? वो आ जाएगा धरती पे। तो इस प्रकार के जो चक्रण होते हैं उन्हें पुनः चक्रण बोला जाता है, यानी कि जो चीज़ जहाँ से गई है वो वहीं आ जाए। तो उसे क्या बोल देंगे हम? जल का पुनर्चक्रण। हिमीकरण क्या होता है? जब जल
जो है बर्फ़ अवस्था में जम जाता है तो उसे कहते हैं हिमीकरण। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो ये होते हैं आपके प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो यह है बुरा कथा। जबकि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है, मणिपुरी मणिपुर की शास्त्रीय नृत्य शैली है और ओडिसी उड़ीसा की शास्त्रीय नृत्य शैली है। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार पशुधन क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पशुधन में कृषि क्षेत्र का प्रतिस्थापन करने की क्षमता होती है, ये कथन इसका बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब भी पशुधन ज़्यादा होता है तो वो कृषि को प्रतिस्थापित नहीं करता है बल्कि कृषि को बढ़ावा देता है। पिछले 5 वर्षों में पशुधन क्षेत्र 7.9 अगला प्रश्न देखते हैं। अभी सिंधु नदी संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? तो कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? 20%। कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? 20%। और 80% पानी का इस्तेमाल कौन करेगा? तो वो करता है पाकिस्तान। इसको ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा। देखिए, मान लीजिएगा ये है सिंधु नदी और सिंधु के नीचे एक नदी होती है चिनाब नदी, और चिनाब में आके मिलती है झेलम, और चिनाब में ही आके कौन सी मिलती है? रावी, और चिनाब में ही आके एक यहाँ से नदी आके मिल जाती है सतलज, और सतलज में आके मिल जाती है और एक व्यास। ठीक है, तो ये कौन सी होगी? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो ऊपर की जो 3 नदी हैं इनका 80% जल का प्रयोग कौन करता है? पाकिस्तान। और ये नीचे की जो 3 नदी हैं इनका 80% जल का प्रयोग कौन करता है? भारत। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी ने गांधी जी ने किस वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो 1918 में। ठीक है, गांधी जी, देखिए गांधी जी 9 जनवरी 1915 को जो है साउथ अफ्रीका से वापस लौटे, सही है, और 9 जनवरी को इसीलिए क्या बनाया जाता है अब? प्रवासी दिवस। उसके बाद 1917 में उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह जो है बिहार में चलाया। उसके बाद 1918 में उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में चलाया, और उसके बाद उन्होंने 1918 में अहमदाबाद जो मिल श्रमिक थे और वो उनका बोनस दिलाने के लिए उन्होंने ये आंदोलन किया था। ये 35% बोनस पे इन्होंने मिल मालिकों को राजी कर लिया था। इसके बाद 1929 में क्या हुआ था? 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, और जिसके अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग जो है रखी गई थी। अगला प्रश्न है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे त्शेरिंग ने भूटानी कार्ड धारकों को भारत के रुपए नेटवर्क के उपयोग करने की अनुमति देने के लिए वर्चुअल रूप से लॉन्च किया है। तो ये रुपए कार्ड फेज जो है इन्होंने लॉन्च किया है। वार्षिक सूरज कुंड स्लिप मेले की मेज़बानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करता है? तो वार्षिक जो सूरज कुंड स्लिप मेला है ये हरियाणा के फरीदाबाद में प्रत्येक वर्ष जो है लगाया जाता है। जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण क्या होता है? तो इसके कारण होता है, जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग। क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पृथ्वी से वापस जाने वाले विकिरण को क्या कर लेती है? रोक लेती है, और उसके बाद जब वो रुक जाता है तो तापमान में वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न है। ताजमहल आगरा शहर में नदी के तट पर स्थित है। तो किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के तट पर स्थित है। यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से जाकर मिल जाती है। यमुना की सहायक नदियों की अगर बात करें तो यमुना की सहायक नदी होती हैं चंबल, केन, बेतवा, टोंस आदि जो हैं वो यमुना की सहायक नदी हो जाती हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से किस समझौते को नेहरू लियाकत समझौते के रूप में जाना जाता है? तो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ था उसे नेहरू लियाकत समझौते के रूप में जाना जाता है। देखिए, जब भारत और पाकिस्तान दोनों नए देश बने तो उसके बाद क्या हुआ? जो भारत के मतलब जो हिंदू थे वो कुछ पाकिस्तान में रह गए थे, और जो मुस्लिम थे वो भारत में रह गए थे। जो हिंदू पाकिस्तान में रहे वो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक बन के रहे और जो मुस्लिम भारत में रहे वो भारत में अल्पसंख्यक बन गए। तो उनकी सुरक्षा के लिए जो समझौता हुआ था उसे नेहरू लियाकत समझौता कहा गया है। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक के
लेखक लेखिका कौन है? तो ये हैं शशि थरूर। शशि थरूर ने एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक जो है लिखी है। टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो टेबल टेनिस की उत्पत्ति हुई थी इंग्लैंड में। टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। और टेबल टेनिस वर्तमान में चीन का राष्ट्रीय खेल है। निम्नलिखित में से किस महासागर में टॉरस जलडमरू स्थित है? तो प्रशांत महासागर में टॉरस जलडमरू जो है वो स्थित है। देखिए, जो ये है, मान लें अगर हम ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक द्वीप पड़ते हैं जिनका नाम है पपुआ न्यू गिनी। और पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य की जो जल संधि है उसका नाम है टॉरस जल संधि। और ऑस्ट्रेलिया और यहाँ नीचे तस्मानिया के बीच की जो जल संधि है उसका नाम है बॉस जल संधि। और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पड़ती है क्या? महान प्रवाल भित्ति। और ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वत रेंज है, कौन सी? ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत रेंज। और ऑस्ट्रेलिया में दो नदी बहती हैं, कौन सी? मरे और डार्लिंग नदी। को ऑस्ट्रेलिया में क्या है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया को खेल का देश भी कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, और कंगारुओं का देश भी किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। चलिएगा, अब 25% जो है वो पूरे हुए। इसके बाद अगली जो वीडियो आएगी इसकी एसएससी जीडी के पर्सनों की, वो 25 दिसंबर में जो सेकंड शिफ्ट में जो वो होगा पेपर, उसके जीएस पर्सनों की आएगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे। ठीक है, जो भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।